अग्निकांड में जिंदा जले 65 लोग। सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। पल भर में राख में तब्दील हुआ पंडाल, लाशों के ढेर, घायलों की चीख पुकार। इंसाफ धधकते दर्द के 15 साल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धधकते दर्द के 15 साल। हमारे देश में न जाने कितने छोटे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हर रोज होते हैं। इन कार्यक्रमों में आपको ऊपरी सिक्योरिटी भले ही दिखाई देती हो, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर इनकी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, इसका पता सिर्फ तब चलता है जब कोई हादसा हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था मेरठ में 15 साल पहले। उस रोज आज ही की ही तारीख थी, लेकिन सूरज ढलते ढलते कई घरों का चिराग बुझ गया था। विक्टोरिया पार्क में लगे कंज्यूमर मेले की वो घटना आज भी मेरठ के लोगों के मन में ताजी है। आज उस घटना को लेकर हम पूरे 1 घंटे तक बात करेंगे और जानेंगे कि उस घटना में जो लोग मारे गए, जो लोग घायल हुए, उनके परिजनों को या घायल लोगों को कितना इंसाफ मिला या भी इंसाफ की दरकार है। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिए हैं जिंदगी ने जख्म कुछ ऐसे कि जिनका वक्त भी मरहम नहीं है। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड का दर्द इन चंद अल्फाजों में सिमट तो नहीं सकता, लेकिन ये उन आंखों की तन्हाई बयां करती है जिन्होंने 1.5 दशक पहले दहकती आग में अपनी सारी खुशियां खो दी थी। वो शाम जिसे याद करते ही आज भी पीड़ितों के जख्म हरे हो जाते हैं और अपनों को खोने की यादें सामने आ जाती हैं। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड की आज 15वीं बरसी है, लेकिन विकराल आग के तांडव की भयावह शाम भूले नहीं भूलती। चीख पुकार, अपनों को बचाने की जद्दोजहद और फिर अस्पताल में कहीं हताश तो कहीं बिलखते चेहरे। ये साल 2006 में अप्रैल की शुरुआत ही थी। सरकार ने छोटे उद्यमियों और कारोबारियों के सपनों को पंख लगाने के लिए कंज्यूमर मेले का आयोजन तो किया, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं किए। मेले में लगे 100 मीटर लंबे वातानुकूलित टेंट में आग लगी और फिर ये फैलती ही चली गई। बताते हैं कि जिस वक्त टेंट जलने लगा, उस वक्त करीब 2000 लोग वहां पर मौजूद थे। आग की खबर लगते ही मेले में अफरा तफरी मच गई। खुद को बचाने की जद्दोजहद के बीच 65 लोगों की जान चली गई और उनके जाने के साथ ही उजड़ गए 65 परिवार भी। इस भयानक हादसे में 65 लोगों की जलकर मौत हो गई।
81 लोग हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए, जबकि 80 लोगों को जलने की वजह से अस्पताल ले जाना पड़ा। ये तो आंकड़े हैं। कुछ परिवारों को तो अपने परिजनों का पार्थिव शरीर भी नसीब नहीं हुआ। वे कहां जलकर खाक हो गए, ये कोई नहीं जान पाया। जिन्होंने अपनों के शव देखे भी, वो उनके लिए इंसाफ की आस लिए आज 1.5 दशक बाद भी इंतजार कर रहे हैं। जब मुझे पता लगा तो मैं दिल्ली था, वहाँ से भागा आया तो रात में 12 बज गए थे मुझे आने में। लेकिन रास्ते में पता लगा कि अग्निकांड हो चुका है, लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि मेरा भी भाई इस अग्नि में दफन हो गया, फिर जल गया। लेकिन जब आए तो उसकी जो बॉडी ढूंढ के मेडिकल में मिली। तत्कालीन सरकार ने पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद 5-5 लाख के तौर पर और मुआवजे का ऐलान हुआ, लेकिन यह मुआवजा उस दर्द पर मरहम नहीं हो सकता जो उन्होंने झेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विक्टोरिया अग्निकांड की 15वीं बरसी पर पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली आहत कल्याण समिति के सचिव संजय गुप्ता काफी आहत नजर आए। उन्होंने अपनी लड़ाई और आंदोलन की रूपरेखा को लेकर जी मीडिया संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनिए। मेरठ में हुए विक्टोरिया पार्क कांड की आज बरसी है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ मेरठ में संजय गुप्ता के यहाँ पर पहुँचे हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और तमाम जो पीड़ित हैं उन्हें सहायता दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। उनसे हम बात करते हैं। इस दुर्घटना 2006 की है ये, और इसको आज 15 साल हो गए। हमारे लिए दुर्भाग्य ये है कि 15 साल में भी जो प्रशासन है अभी तक उसमें ट्रायल भी चालू नहीं हुआ कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको मुआवजे के लिए करा था, 2006 में ही कर दिया था। उसमें अभी तक अग्रिम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि भाई जो मृतक हैं और उनको 5-5 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख दिए जाएं, वो उनके द्वारा क्लेम मिल चुका है। अभी तक जो फाइनल डिसीजन आना है सुप्रीम कोर्ट से, वो अभी तक नहीं आ पाया है। सारे जो गवाही होनी थी और जिन पे पर वो होनी थी, एक सिन्हा साहब बैठे थे, उनके भी सारे पेपर सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, और आज तक उसके ऊपर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ मुआवजे का। क्या कुछ सावधानी, कुछ बदलाव हुए उसमें? देखिए, उस टाइम ना इसके अंदर 65 लोगों की डेथ हुई थी और 81 जने सीरियस घायल हुए थे, 80 सामान्य घायल थे। उसके अंदर सबसे बड़ी जो कमियां थी, एक तो जनरेटर था, उसमें वायर बिल्कुल नंगे सारे थे, जिससे लोगों को जब डेथ हुई है वो करंट लगने से ज़्यादा हुई है। दूसरा चीज़ वो सिंथेटिक बना हुआ था, इमरजेंसी किट बंद कर दिए गए थे, पूरी लापरवाही करी गई, ना फायर का कोई इंतजाम था ढंग का, जो कि सिन्हा साहब की जो यहाँ पर वो बैठी थी उसमें भी उन्होंने सब चीज़ों का दिया है कि ना तो फायर का वो था, वो लापरवाही थी। और आइए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस घटना को लेकर। 15 साल से वो इस घटना को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोर्ट में भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इंसाफ की दरकार है। अनिमेश सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिमेश जी, आपके द्वारा हम जानेंगे कि वाकई में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए अभी हम कितना सक्षम हुए इन 15 सालों में। संजय गुप्ता आहत कल्याण समिति के सेक्रेटरी हैं, आपसे अभी बात हुई है, बहुत बहुत स्वागत आपका संजय गुप्ता जी। और अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, जरा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर देंगे। लेकिन शुरुआत संजय जी आपसे। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई कोर्ट में, मुआवजा तो आपको मिल गया, इंसाफ मिल पाया आपको? इंसाफ तो बिल्कुल नहीं मिला। आप ये देखिए, सबसे पहले लोअर कोर्ट में ये केस चलना है। ये इसका मुकदमा जो हुआ था वो सरकार की तरफ से वो हुआ था, उसमें 13 जनों को दोषी करा था। इसमें लखन तोमर, सिद्धार्थ मनोहर, असित गुप्ता जी थे, उस टाइम के डीएम थे, एडीएम थे, पर आज तक ट्रायल भी नहीं चालू हो पाया। आप ये देखिए कितना दुर्भाग्य है कि यूपी प्रशासन ने इसके लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं करा। 15 साल में
कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ, लोकल कोर्ट में, तो इंसाफ की क्या उम्मीद रखेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कर नहीं सकते। प्रशासन की तरफ से इसमें गया था, मैंने अपने वकील कर रखे हैं, और सरकार उसमें डेट लेती जाती है, डेट लेती जा रही है, और वो वहीं का वहीं है। संजय गुप्ता जी, 7 लाख आपको, आपसे मतलब जितने पीड़ित हैं जिनको मुआवजा मिलना था उनको ये मिले हैं, आप भी उन पीड़ितों में से एक हैं, लेकिन मांग ये भी की जा रही है कि 20-20 लाख रुपए मुआवजा मिले। उसको लेकर लड़ाई कहां तक पहुंची आपकी? देखिए, मेरे परिवार में इसमें ना 5 जनों की डेथ हुई थी, आपको मैं बता दूं जी। मैं तो पूरी तरह से टूट गया था। तो हमारे मामा जी थे, रताश जी, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई तुम ना इन लोगों की लड़ाई लड़ो, एडवोकेट हैं वो। तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मुझे अब इस लड़ाई को लड़ना है। तो मैंने 2006 में ही, विकास बाबा जी हैं जो हमारे घर के पास रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, तो उन्होंने फौरन मेरी उसमें मदद करी। जब से हम उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबको मैंने इकट्ठा करा, घर पे जा जाकर करा। एक बॉडी पड़ी हुई थी शुभारती में। देखिए दुर्भाग्य, देखिए कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 3 दिन के अंदर, अगर वो लवारिस होती है या वो नहीं हो पाता, तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 9 महीने तक वो बॉडी शुभारती में रखी रही। प्रशासन ने, कोई, हम थक गए उनसे कह कर कि ये बॉडी हमें दे दी जाए, इससे हम अंतिम संस्कार इसका करते हैं, और कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर हमने यहाँ पर गर्ग आयोग बैठे थे, गर्ग साहब से हमने रिक्वेस्ट करी, एसएसपी साहब से, उनको ऑर्डर करा। तो जब वो बॉडी हमें मिली तो 9 महीने बाद हमने उसका अंतिम संस्कार करा। उस लेडी की बॉडी थी जी। उसकी क्या गलती थी? देखिए, क्योंकि बॉडी इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि कोई, सबने अपने अंदाजे से उस बॉडी को लिया था। तो एक मालती तायल थी, जो नरेश तायल की मदर थी, और उनके फादर की डेथ हुई थी, तो मालती तायल जी की बॉडी नहीं मिल पाई थी। बाद में यही सोचा गया कि वो बॉडी चेंज हो गई, क्योंकि मालती तायल जी की कोई और ले गया और अपनी बॉडी। बिल्कुल संजय जी, हम उस घटना को अभी महसूस भी कर सकते हैं। जो आप बता रहे हैं उस घटना में क्या क्या हुआ, जो तस्वीर सामने आई है, और किस तरह से बॉडी 9 महीने तक रखी रही, अपने आप में कई सारे सवाल हैं। अनिमेश सिंह जी, सवाल मेरा आपसे भी कि आग बुझाने का काम फायर ब्रिगेड का है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आग लगती क्यों है, ये लापरवाही का काम मुख्य तौर पर माना जाता है कहीं पर। जैसे कि इस मामले में भी सामने आया था कि जनरेटर की नंगी तारें थी, उससे करंट भी लगा, और एक शॉर्ट सर्किट से ये आग इतनी फैली कि 65 लोग जान चली गई उनकी। लेकिन घटनाएं नहीं रुकी हैं, देश में लगातार ये घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या हमने वाकई में कोई सबक नहीं लिया, और ना सबक लेंगे आगे? लगता है आपको ऐसा? धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपकी प्रशंसा करूंगा कि एटलीस्ट आज 15 साल भी आपने ऐसे जीवन सुरक्षा से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे को जागृत रखा है और इसको इस फोरम पर लाए हैं। तो पहले मैं बोलूंगा कि जो देश या समाज वही प्रगति करता है जो अपने भूलों से सीखता है, और उन जो गलतियां हम करते हैं उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, और उनको सुधारने ही से हम आने वाले समय में होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। प्रिवेंशन जो होता है वो क्योर से बेटर होता है। फायर एक्सटिंग्विशमेंट एक अलग पार्ट है, लेकिन पहले जरूरी है फायर प्रिवेंशन। और उसके लिए सबसे अधिक जब हम देखते हैं कि हम कोई फायर एक्सीडेंट होने को हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम उसको जीरो की तरफ ले जा सकें। उसके लिए जरूरी ये है कि जो आग के लगने के कारण है उसको हम कैसे एलिमिनेट करते जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो आग भारतवर्ष में लगती है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल फेलियर्स और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो सबसे अधिक जरूरी है कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को भी इस चीज में जोड़ते हैं। और पहले कोई भी हम जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आजकल हम विद्युत से रिलेटेड सामान, अन्य जो ऐसे चीजें हैं जो कि विद्युत से चलती हैं, उनसे घिरते जा रहे हैं। तो सबसे जरूरी है कि इनका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट हो, इनको देखा जाए कि क्या कहीं पर ऐसा तो कोई चीज नहीं है जो हमें हमारे घर में आग लगाने का, या हमारे जहां भी जा रहे हैं वहां पर इस तरह के रिस्क तो नहीं है। एग्जिट रूट्स जो होते हैं, सबसे जरूरी है कि लोगों को कैसे निकाला जा सके, एग्जिट रूट्स को खाली रखा जाए। एग्जिट, जब जैसे अभी बता रहे थे कि जो कंज्यूमर फोरम लगा था, उससे हमने एक चीज ये सीखी कि ये जो बड़ी आगे हैं इनमें हमको एग्जिट रूट डबल होने चाहिए, डायगोनली अपोजिट होने चाहिए, ताकि लोगों को समय से निकाला जा सके। पहले हम ट्रैपोलिन,
प्लास्टिक इन सब की चीज़ें यूज़ करते थे, लेकिन अब हम फायर रिटार्डेंट मटेरियल के जो चीज़ें उनसे ही जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं उनको बनाते हैं। जर्मन हैंगर्स का कॉन्सेप्ट आ गया जो कि ज़्यादा एग्जिट स्पेस देते हैं और इमरजेंसी में लोगों को निकालने में सहायक होते हैं। लेकिन हमको अपना जो कल्चर है और हमारा जो समाज है, इसमें हमें सेफ्टी को भी एक जगह देनी पड़ेगी, जहाँ पर हम अपने हाउस कीपिंग अच्छी रखें, घर में हो चाहे बाहर हो, हर जगह हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हम अपनी सुरक्षा और अपने परिवार और जो समाज के लोग हैं, जैसे होटल हो गए, या होटल में हम जब पहले जाते हैं तो सबसे पहले हम एग्जिट देखेंगे किधर है, क्या हमारा रूम सेफ है, क्या अगर कुछ होता है तो हम कैसे निकल सकते हैं, और ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो लोकल लोग को भी बताया जाए। इसके लिए भी हम लोग काफ़ी जो अवेयरनेस कैंपेन है, अब 2007 से अग्नि सचेतक योजना चला रहे हैं यूपी में, और लोगों को मॉक ड्रिल और प्रचार प्रसार के माध्यम से ये तो ठीक है कि कैसे ये तो प्रिकॉशंस हो गए जो लोगों को अपनाने चाहिए, और आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं जी। लेकिन उस घटना में एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो आयोजन करता थे उन्होंने जो अनापत्ति होती है फायर ब्रिगेड के द्वारा वो नहीं ली गई थी, यानी कि वहां पर ना जानकारी दी गई, ना ऐसी कोई प्रमाण पत्र लिए गए कि उनके पास पूरी व्यवस्था थी इस स्थिति से निपटने के लिए या नहीं थी। तो ये घटना जो होती है और इस तरह की जो लापरवाही होती है, इसके लिए कौन दोषी होता है? आपका बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि जो अनापत्ति अब जब से वो घटना हुई उसके बाद से बहुत सारे कदम उठाए गए, जिसमें अब तो ऑनलाइन एनओसी होती है, और कोई भी आयोजन होता है तो उसमें अनापत्ति पर देने से पहले फायर सर्विस की भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है, और वहाँ का सर्वे करके वहाँ देखा जाता है कि क्या, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट जो आ गया वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वो देखेंगे, फायर सेफ्टी फायर डिपार्टमेंट देखेगा, और तभी दिया जाता है जब वहाँ पर IS 8758 जो 2013 में फिर से उसको संशोधित भी किया गया, उसके मानकों के अनुसार उसके ढांचा बनाया गया है, और उसमें ऐसे जो फायर के सिस्टम है वो लगाए गए, तथा अगर बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे फायर की स्टैंड बाई ड्यूटी भी दी जाती है, ताकि अगर लगने पे हम त्वरित कार्रवाई फायर सर्विस भी कैसे कर सकती है। इस पर और विस्तार से आपसे बातचीत जारी रखेंगे हम। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा निमेश जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपसे और भी बात करेंगे। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अनुज हमारे सहयोगी इस घटना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हमें देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। विक्टोरिया पार्क में 2006 में जो घटना हुई जिसमें 65 लोगों की जान गई, वो घटना आज भी ताजी है, आज भी इंसाफ की दरकार है, और उस घटना से जुड़े हुए खास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार चर्चा भी हम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट और आप देखिए, मेरठ के विक्टोरिया पार्क अग्निकांड हादसे की बरसी में एक बार फिर से मारे गए लोगों को आंसू से भरी हुई आंखों के बीच याद किया गया। श्रद्धांजलि देने के लिए पीड़ित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी भी विक्टोरिया पार्क पहुंचे और परिजनों की आंखें पुराने मंजर को याद करके भर आई। आंखों के आंसू बता रहे थे कि भले ही हादसे को कई साल गुजर गए हों, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। इंसाफ के लिए बीते साल दर साल, गुनहगारों को कब मिलेगी सजा? पीड़ित अभी भी लड़ रहे न्याय की लड़ाई, न्याय के लिए खटखटा रहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। न्याय के इंतजार में पीड़ितों की पथराई आंखें। दिल को झकझोर देने वाले विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के पीड़ितों के जख्म आज भी हरे हैं। शनिवार को इस विभत्स अग्निकांड के 15 साल पूरे हो गए, लेकिन पीड़ितों को अभी इंसाफ नहीं मिला है। सरकारें, आयोग भी इनके जख्मों पर मरहम नहीं लगा सके हैं। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, जहां विक्टोरिया पार्क हादसे के पीड़ितों की निगाहें लगी हुई हैं। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक आयोग पूर्व जस्टिस SB सिन्हा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जा चुकी है। तमाम गवाहों और लंबी जांच के बाद इसका निष्कर्ष सामने आया। आयोग ने इस मेले के आयोजकों को घटना के लिए 60% और सरकारी तंत्र को 40% दोषी माना था, लेकिन पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित पक्ष के मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई थी। अब तक पीड़ित पक्ष को राज्य सरकार की तरफ से 7-7 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड आहत कल्याण समिति द्वारा पीड़ितों के मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है।
पीड़ित पक्ष के वकील ऋषि मल्होत्रा का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस साल पीड़ितों को जरूर न्याय मिल जाएगा। केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जिसके अंदर प्रमुखता तौर पे हमारी जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि एक एडुकेट और फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर, और प्लस हम इसमें सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2015 के बाद से, रिपोर्ट आने के बाद से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में 1 साल का लॉकडाउन हो गया था, इसमें फाइनल हियरिंग हो नहीं पाई। बट अब हमें उम्मीद है कि इस साल इस मामले की पूरी सुनवाई होगी और हमें न्याय मिलेगा। जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कहा गया था कि वो अग्निकांड के लिए राज्य, आयोजक और पंडाल लगाने वाले ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करे। आयोग ने लगभग 1 साल में अपनी रिपोर्ट दी। इसके लिए सिन्हा आयोग ने आयोजकों, ठेकेदारों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की लंबी सुनवाई की और उनकी मौखिक बहस भी सुनी। आयोजकों ने कोर्ट से 28 अक्टूबर तक का समय मांगा था, लेकिन जजेस की पीठ बदलने के कारण उस समय सुनवाई नहीं हो पाई। जब मामला 2019 में सुनवाई के लिए लगा तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करने की बात कही, लेकिन कोविड के कारण 2019 के बाद इस मामले पर अभी तक कोई अंतिम सुनवाई नहीं हो पाई है। पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों की सिर्फ वर्चुअली ही सुनवाई की है। 15 साल बाद भी विक्टोरिया अग्निकांड के पीड़ितों को न्याय का इंतजार है। जी हां, न्याय का इंतजार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार की ओर से दायर याचिका लंबित है, क्योंकि जो मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से वो 20 लाख मुआवजे की मांग की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में न्यायिक आयोग का गठन 2014 में किया था और 1 साल बाद यानी कि साल 2015 में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि 2020 का जो साल रहा है वो कोविड का रहा है, जिसके चलते पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हो रही है, जिसके चलते यह जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे में 15 साल बाद भी न्याय का इंतजार जो है वो पीड़ित के जो परिजन हैं वो कर रहे हैं। हालात चाहे जो भी हों, लेकिन न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार न्याय न मिलने के समान ही माना जाता है। फिर भी इंसाफ के लिए पीड़ित पक्ष आज भी चट्टान सरीखे सीना ताने खड़ा है और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल कहा जाता है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान ही होता है, लेकिन अभी न्याय का इंतजार है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से, उनसे ही बात करते हैं। अनुज, चूंकि इस पूरे मामले में जो पुट जब आई आयोग की तो 60% जिम्मेदार ठहराया गया इस घटना को लेकर, जो आयोजन करता थे वो, और 40% सिस्टम। आयोजनकर्ता का ट्रायल शुरू नहीं हुआ और सिस्टम ने मुआवजा देकर इतिश्री कर ली। आगे क्या होगा? जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था और मैं खुद मुझे आज भी याद है, मैंने इस हादसे को कवर किया था। इसमें साफ तौर पे दिखा था कि इसमें न सिर्फ लापरवाही आयोजकों की थी बल्कि सरकारी तंत्र की भी थी। इतना बड़ा आयोजन, उसके बाद न ही एनओसी लिया गया था और न ही किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वहाँ पे व्यवस्था थी। ये मंजर वो था, ये विभत्स मंजर था, जहाँ पे जांच के बाद भी ये बात सामने आई थी कि अगर तमाम इंतजाम होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस हादसे के बाद कोई सबक लिया गया? हालांकि लगातार, जैसे फायर विभाग का भी यही कहना है कि तमाम चीज़ों में बदलाव किया गया, जो प्रोसीडिंग है उसमें बदलाव किया गया, एनओसी लेने के प्रोसेस को बनाया गया, ऑनलाइन प्रोसेस को बनाया गया, साथ ही साथ जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट होते हैं, फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट होते हैं, उनके बारे में तमाम नियम बनाए गए। और ये देखा जाता है कि अब कोई इस तरीके का आयोजन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ ये मानक पूरे होते हैं या नहीं। अगर मानक पूरे होते हैं तभी एनओसी दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। लेकिन
बीते वर्षों की अगर हम बात करें, इस हादसे के बाद की अगर बात करें, उसके बाद भी कई ऐसे हादसे हुए जो कहीं ना कहीं ये जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पोल खोलते नजर आती है। साथ ही साथ अगर यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं, जहां फैक्ट्रियों ने एनओसी तो ले रखा है, लेकिन उनके पास अगर देखा जाए तो फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स होते हैं उसको वो फुलफिल नहीं करते हैं। बिल्कुल, और अनुज यही वजह है या तो उनके कि वो नॉर्म्स फुलफिल नहीं होते हैं, ऊपर से ना नियम माने जाते हैं और धड़ल्ले से काम भी किया जाता है। उस पर रोक टोक तब लगाई जाती है या मामला तब वो सामने आता है जब कोई गड़बड़ हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। लौट रहे हैं आपके पास संजय गुप्ता जी, अब सवाल आपसे भरा है कि आप चूंकि लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, इधर जो लोग जिन पर आरोप है, जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उनको लेकर ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, तो आप आगे करेंगे क्या? क्या चाहते हैं? एक लंबी लड़ाई तो आपने लड़ ली 15 साल, लेकिन आगे पता नहीं आपको कितनी और ये लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए किस तरह से तैयार हैं आप? सर, मैंने अपना वकील भी कर रखे हैं, पर चक्कर क्या है, ये सरकार की तरफ से मुकदमा लिखा गया था, तो उसमें हम इस लड़ाई को वैसे नहीं, डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। और हम शुरू से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इसका ट्रायल तो चालू हुए, और बार बार क्या होता है, या तो जज साहब चेंज हो जाते हैं या डेट ले ली जाती है सरकार की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता है कोई उम्मीद करी जाए हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी बात, जैसे फायर की बात करी अभी साहब सर ने, तो फायर ब्रिगेड जो ये पार्क था बिल्कुल फायर ब्रिगेड के ऑफिस के बिल्कुल सामने था, जबकि जब ये आग लगी वहां पर फायर की कोई भी गाड़ी नहीं थी। दूसरी चीज इन्होंने की है, विद्युत सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की जो डिपार्टमेंट है वो पहले से है, उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम सब ने, जैसे जितने अधिकारी थे या छोटे जूनियर थे, सब ने ये कह दिया, कोई किसी ने कह दिया मैं अपना ऑपरेशन कराने गया हुआ था, मैं अपने घर गया हुआ था, सब ने उस चीज को डिनाई कर दिया। तीसरी चीज, फायर की जो टीम गई थी वहां पर उन्होंने वो चीज सब टेबल पे काम कर दिया जाता है, आपको मैं बताऊं, सब टेबल पे सेटिंग हो जाती है, कोई नहीं जाता। अभी आप ये देखिए, कोरोना टाइम चल रहा है, मेरठ में अभी रामलीला ग्राउंड में 25 दिन पहले बहुत बड़ा मेला लगा, वो कैसे लगा दिया जाता है, मुझे आज भी नहीं समझ में आता कि इस टाइम इतनी बुरी स्थिति है हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में सिस्टम की लापरवाही, लचर रवैया, यही इन घटनाओं को बढ़ावा भी देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय गुप्ता जी, और हम आपको बधाई भी देते हैं कि आपने इतने लंबे साल तक इस लड़ाई को जारी रखा है, लेकिन आपकी मजबूरी भी है क्योंकि आप खुद एक पीड़ित हैं, आपने अपने कई परिजनों को खोया है, तो ये बड़ा दुख का विषय भी है, लेकिन आपकी लड़ाई अब खत्म हो ये हम चाहते भी हैं। अनुज, आपका भी शुक्रिया, लेकिन अनिमेश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास आएंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। एक रिपोर्ट और दर्शकों को बता दें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। देश में कई बड़े बड़े अग्निकांड हुए जिसने कई देश की घटनाओं को सामने लाकर रखा, और इन सारी घटनाओं के पीछे एक जो मुख्य वजह रही थी वो है लापरवाही और बेपरवाही। लेकिन पिछली सारी घटनाओं से सीख न लेते हुए लापरवाही का यह दौर बदस्तूर जारी है। सरकार नियम तो बनाती है, पर यह नियम कागजों पर ही सीमित रह जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि किसी भी बड़े समारोह के आयोजन से पहले फायर सेफ्टी को लेकर सरकार के दिशा निर्देश क्या हैं, क्योंकि जानकारी ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। रिपोर्ट आप देखिए, आपके काम की रिपोर्ट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत अग्निशमन सेवाओं के स्तर निर्धारण तथा अग्नि संबंधित घटनाओं के प्रभावी, सक्षम एवं समग्र प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद के सदस्यों और क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक कोर ग्रुप की सहायता से तैयार किए गए हैं। सभी राज्य सरकारों और संबंधित स्थानीय निकायों का ध्यान इस तरफ केंद्रित कर इनका योजनाबद्ध तरीके से अनुपालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। समारोह के मद्देनजर अस्थायी निर्माण या पंडाल में अग्नि सुरक्षा, पंडाल की छत की ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। निर्माण में सिंथेटिक सामग्री या सिंथेटिक रस्सियों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पहले से मौजूद किसी दीवार या इमारत से चारों ओर कम से कम 3 मीटर की दूरी छोड़नी चाहिए।
चालू बिजली के तारों के नीचे कोई ढांचा नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। ढांचे रेलवे लाइन, विद्युत सब स्टेशन, भट्टी या अन्य किसी खतरनाक स्थान से कम 15 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। पंडाल के चारों ओर निकासी के रास्ते कम से कम 1.5 मीटर रखा जाना चाहिए। प्राथमिक सहायता वाले अग्निशामक यंत्र या पानी की बाल्टियां पंडाल के भीतर और बाहर सभी जगहों पर रखा जाना चाहिए। पंडाल के भीतर ज्वलनशील और विस्फोटक रसायन भंडार करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पंडाल के निकट आतिशबाजी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो समारोह के लिए जिस पंडाल या स्टेडियम को बुक करा रहे हैं उनके पास अग्निशमन विभाग का वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र है या नहीं, अतः ऐसे समारोह उन्हीं परिसर में होने चाहिए जिनके पास अग्निशमन सेवा से मंजूरी प्राप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट हमने आपको बताई और कुछ गाइडलाइन जो है दमकल विभाग की कि किस तरह से वहां पर काम होना चाहिए और कैसे एनओसी मिल सकती है, सारी जानकारी हमने आपको दी है। अनिमेश सिंह जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वाकई में ये जो दिशा निर्देश हैं इतने अव्यवहारिक हैं कि लोग ये सारी जो व्यवहारिकताएं हैं, जो नियम है, उनको पूरा ही नहीं कर सकते, इसलिए वो फायर ब्रिगेड तक पहुंचते ही नहीं है कि उनसे एनओसी ले ले? देखिए, जो ये IS 8758 जिसकी बात अभी हो रही थी 2013 का, ये बनाया गया था और इसमें एक्चुअली बनाए तो सारे गए प्राविधान है। अब क्या होता है, कई जगह क्या होता है कि जगह की कमी होती है। कई लोग जगह की कमी के कारण उन जो नॉर्म्स हैं, जैसे उन्होंने बताया 15 मीटर दूर होना चाहिए, 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए दीवार पे, उनसे उन चीज़ों उनका अतिक्रमण करते हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए। वो सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि सेफ्टी में उन डिस्टेंस से हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो वो उन छोटी जगहों पे ना करके हमको ऐसे खुले स्थानों पर ही ये प्रोग्राम करने चाहिए जहां पर हम इन नॉर्म्स को फॉलो कर सकें, क्योंकि ये नॉर्म्स उन जगहों के लिए जहां पर हमारे पास पर्याप्त स्पेस है। दूसरी चीज़ है, जो हमारे पुराने शहर हैं, सिटीज़ हैं, पुराने सिटीज़ डेवलप हुई, जो कि एक इवॉल्व हुई है। पहले बहुत ऐतिहासिक शहर हुए, उसके बाद उन पर नए ढांचेगत बनते चले गए। उसके बाद वहाँ पे सड़कें कम हैं और चीज़ें कम और पहुँचने के रास्ते कम हैं, गाड़ियाँ जो हैं बड़ी वहाँ नहीं जा सकती हैं। तो उन जगहों के लिए हमें, उन शहरों के लिए जो हेरिटेज सिटी हैं, जो पुरानी सिटीज़ हैं, उनमें भी नियमों में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि हम उन जगहों पर हम वहाँ के स्पेसिफिक नॉर्म्स को फॉलो कर सके, जो वहाँ की पिक्युलरिटी है। जैसे जहाँ पर अगर रोड काफ़ी पतली है तो हम वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, तो हम उन बिल्डिंगों के अंदर ही ऐसे सिस्टम्स को इंस्टॉल करें जो कि अंदर से ही हम उस आग के फायर को हम फाइट कर सके। फायर का स्प्रेड ना हो, चारों तरफ हॉरिजॉन्टल ना हो, दूसरी बिल्डिंगों में ना जाए, ऊपर की तरफ ना बढ़े। तो ये सारी चीजें, जैसे सबसे अधिक आपने देखा होगा अगर फायर लगती है, जो आग, लोग आग से नहीं धुएं से मरते हैं, तो सबसे जरूरत इसीलिए कहते हैं कि वेंटिलेशन की भी आवश्यकता है। तो और ये जो अभी हमने बताया कि जो ये नॉर्म्स हैं, फायर का जो नॉर्म्स है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि क्या वहाँ पर्याप्त वेंटिलेशन है या नहीं है। लेकिन आपने जो कहा इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, जगह के अनुसार ये बात सही है कि कहीं ना कहीं बदलने चाहिए। नियम में कुछ शिथिलता या कोई ऐसे नए नियम जो जगह के हिसाब से हो। अब एक ग्राउंड में कोई कार्यक्रम हो रहा है या एक छोटे ग्राउंड में या गली मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो रहा है, उनके लिए अलग अलग नियम हो सके तो हो सकता है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, क्योंकि फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंचेगी तो कुछ रास्ता तो बता ही देगी। आप बने रहिए हमारे साथ। और एक रिपोर्ट और हमें दर्शकों तक पहुंचानी है कि देश में कई ऐसे भीषण अग्निकांड हुए जिन्होंने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। वहीं आग लगने का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। नन्हे मासूमों से लेकर गरीब मजदूरों तक आगजनी ने कई लोगों की जिंदगी को ले लिया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे बड़े अग्निकांड, वो 5 ऐसे अग्निकांड जिसने पूरे देश को दहला दिया। होटल अर्पित पैलेस अग्निकांड। फरवरी 2019 में दिल्ली के करोल बाग स्थित होटल अर्पित पैलेस में भीषण आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। सरकार की प्रारंभिक जांच और क्राइम ब्रांच की जांच में आया है कि नॉर्थ एमसीडी के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती है। इस होटल को 5 मंजिला बनाने की अनुमति नियमों को ताक पर रखकर इंजीनियर्स ने दी। यही नहीं, ऊपर के शेड बनाने की अनुमति तात्कालिक डीसी ने एमसीडी के आयुक्त के कहने पर दे दी, जबकि नियमतः ऐसा नहीं होना चाहिए।
सूरत कोचिंग हादसा 24 मई 2019। इसी साल मई में गुजरात के सूरत में भयानक अग्निकांड सामने आया था। एक कॉम्प्लेक्स में सबसे ऊपरी फ्लोर पर बने कोचिंग सेंटर में आग लग गई। आग लगने से कोचिंग के 20 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इस अग्निकांड की वीडियो दिल दहला देने वाली थी, जिसमें बच्चे आग से बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा रहे थे। आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए थे। मुंबई के मोजो बिस्तरों रेस्तरां में आग 29 दिसंबर 2017। मुंबई के कमला मिल्स इलाके में है मोजो बिस्तरों रेस्तरां। यहां 29 दिसंबर 2017 को आग लग गई थी और हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच हुई तो सामने आया कि मोजो बिस्तरों में हुक्कों की वजह से आग लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्का सिगड़ी में कोयले को आंच देने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे चिंगारी उठकर पर्दों में लगी। मोजो से ये आग वन अबव रेस्तरां में जा पहुंची। इसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट को जाने वाले रास्ते पर सामान भरा हुआ था। कोलकाता का एमआरआई अस्पताल 9 दिसंबर 2011। कोलकाता के एमआरआई अस्पताल में 9 दिसंबर 2011 को आग लगी थी। तड़के सुबह 3:30 बजे लगी आग ने कईयों को नींद में ही अपनी आगोश में ले लिया। आग अस्पताल के बेसमेंट से शुरू हुई। देखते ही देखते लपटों के बीच पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। दमकल विभाग ने ऊंची सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत के शीशों को तोड़ा, लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 70 लोगों की जान जा चुकी थी। मृतकों में ज्यादातर मरीज शामिल थे। बुलंदशहर बस हादसा 22 सितंबर 2014। यूपी के जिला बुलंदशहर में एक तहसील है शिकारपुर। 22 सितंबर 2014 को एक प्राइवेट बस यहां से जहांगीराबाद के लिए जा रही थी। इस बस में कोई यात्री सिलेंडर लेकर चढ़ गया था। बीच रास्ते में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और बस में आग लग गई थी। हादसे के दौरान ही 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कई लोग भी नहीं बच पाए। हादसे के एक हफ्ते बाद तक मरने वालों की संख्या 40 पार कर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं। अनिमेश जी, सवाल मेरा आपसे ये है, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। 2006 के बाद से लेकर अब तक फायर ब्रिगेड कितनी अपडेट हुई है? क्योंकि रिस्पांस टाइम जितना कम लगेगा उतना अच्छा होता है, ज्यादा लगने पर दुर्घटना ज्यादा बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब 2006 के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में ही फायर स्टेशनों की संख्या 395 पहुंच चुकी है और हम 660 फायर स्टेशन नए खोले जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बहुत तेज हुआ। इस साल ही 2700 फायरमैन का अभी ट्रेनिंग चल रही है और भी फायरमैन के रिक्रूटमेंट अभी 1 अप्रैल को ही आया है, फायर सेकेंड ऑफिसर्स का। इसके अलावा हमने जो हमारा कैपेबिलिटी हमने कैसे बढ़ाई है, उनको ट्रेनिंग और इक्विपमेंट हमारे पास ज्यादा आए हैं। फायर फाइटिंग व्हीकल्स आई हैं, नए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, यानी कि चीजें अब दुरुस्त हुई हैं। और एक अच्छी बात है, यदि वक्त के साथ अपडेट होते हैं, हाँ, दुरुस्त हुई है, धीरे धीरे चीजें जो हैं सुधरती हैं और ये घटनाएं रुकती हैं। उम्मीद यही की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अनिमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुए अग्निकांड के पीड़ितों के दिलों में आज भी हादसे के जख्म हरे हैं और इस हादसे में 65 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि कई लोग जख्मी हुए थे। हादसे की जांच के बाद कार्यक्रम के आयोजकों के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठे। जी मीडिया ने जब हादसे को लेकर फायर विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब किसी भी कार्यक्रम को बिना पूरी तरह से जांच किए एनओसी नहीं दी जाती। कार्यक्रम में आग से निपटने के पूरे इंतजाम होने ही चाहिए। दिल झकझोर देने वाले विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के पीड़ितों के जख्म मानो आज भी हरे हैं। भले ही इस अग्निकांड को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस विभत्स अग्निकांड के मंजर को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, करीब 65 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो घायल हुए थे। हालांकि इसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठे थे, जिसके बाद जांच की गई थी। जांच के बाद भी ये पाया गया था कि इसमें कहीं न कहीं जो आयोजक थे उनके साथ साथ सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार था।
जाहिर सी बात है, ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है कि भले ही 15 साल बीत चुके हों इस पूरे घटना को, लेकिन क्या इस घटना से हमने कोई सबक सीखा? क्या ऐसा कभी न हो, इसको लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश फायर डिपार्टमेंट का ये साफ तौर पे यही कहना है कि अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब जब भी इस तरीके का प्रोग्राम या आयोजन होता है, वहां पर तमाम चीजों के बारे में ध्यान रखा जाता है। ये देखा जाता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही एनओसी दिया जाता है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं उसके बाद भी सामने आई जो कहीं ना कहीं फायर डिपार्टमेंट पे सवाल खड़े करती रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और दोबारा ऐसी घटनाएं न हो, उसके लिए ठोस कदम उठाया जाए। कैमरामैन अमर के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। तो बिल्कुल जिम्मेदारी ना सिर्फ सिस्टम की होती है, आयोजनकर्ताओं की होती है, बल्कि उस बड़े कार्यक्रम में या छोटे कार्यक्रम में यदि आप भी जा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है। आप भी वहां जाकर देखिए कि सब कुछ ठीक है। यदि आग लगती है, कोई हैपनिंग होती है, तो आप कैसे वहां से बाहर निकलेंगे, इस सारी जानकारी आपको भी जुटानी चाहिए। क्योंकि जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो हर किसी को अपनी जान की पड़ती है और उस वक्त ना सिस्टम याद आता है, ना आयोजनकर्ता आपको नजर आते हैं। इसलिए ध्यान आपको भी रखना है। इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं।